हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास पॉलिटी का हम लोग 17 करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो भाग 11 और 12 के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भाग 7 से 10 के बारे में पढ़ा था, जो भी संविधान में दिए गए हैं। तो संविधान के आज हम लोग भाग 11 से 12 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाग 11 में है अनुच्छेद 245 से 63 का जिक्र किया गया है। तो भाग 11 में आर्टिकल 245 से 263 तक दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 245 है, इसमें क्या बताया गया है तो इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में लगाया जाता है, तो वही राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधी राज्य में लागू होता है। तो अनुच्छेद 245 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 245 में लिखा गया है कि संसद द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाता है। तो जो भी संसद कानून बनाती है वो पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। जितने भी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, हर जगह लागू किया जाता है। वही राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधी राज्य में लागू होता है। तो जो विधानमंडल द्वारा जो बनाया गया कानून होता है, जो भी विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है वो बस राज्य में, उससे संबंधित जो राज्य होते हैं उसी में लागू होता है, न कि पूरे देश में लागू होता है। आर्टिकल 246 है, यह अनुच्छेद 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो आर्टिकल 246 में क्या है कि यह आर्टिकल जो है 246 यह 3 सूचियों की जानकारी प्रदान करता है। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं पहले भी। तो संघ सूची क्या है? संघ सूची, इसमें शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है। संघ सूची क्या होता है? जो इसमें जो भी शामिल विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो बस संसद को होता है। इस सूची में प्रारंभ 97 विषय थी, जबकि अभी कितना है? अभी 100 विषय है वर्तमान में। इस सूची के प्रमुख विषय संचार, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, विदेश, संयुक्त राष्ट्र संघ, बड़े बंदरगाह इत्यादि ये सब होते हैं। तो ये सब संघ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि संघ सूची के अंतर्गत ये होता है। जो भी संघ हमारे बनाते हैं, सांसद इन कानूनों को लागू करते हैं। राज्य सूची, इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे, तो 66 विषय था पहले राज्य सूची में, जबकि वर्तमान में 61 है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो राज्य के विधानमंडल का होता है। तो राज्य के विधानमंडल का अधिकार राज्य सूची पर होता है, और केंद्र का अधिकार किस पर होता है? संघ सूची पर होता है। इस सूची के प्रमुख विषय क्या क्या है? तो कृषि है, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, राज्य पुलिस इत्यादि है। तो कृषि, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, राज्य पुलिस इत्यादि ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये सब राज्य का विधानमंडल जो होते हैं वो इस कानून को बनाते हैं, और ये राज्य पर ही लागू होता है। अब है समवर्ती सूची, इसमें प्रारंभ में 47 विषय था। तो समवर्ती सूची में कितने विषय था? पहले 47 था, अभी वर्तमान में 52 विषय हो गया है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों का होता है, लेकिन यदि दोनों कानून बना लिया हो तो इस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो समवर्ती सूची क्या है? ऐसा सूची, ऐसा विषय जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बना सकते हैं, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग कानून बन रहा है, राज्य का अलग बन गया और केंद्र का अलग बन गया, तब मान्य किसका होगा? तो मान्य होगा संसद का, क्योंकि संसद सबसे बड़ा होता है, वो पूरे राज्य के लिए होता है, और राज्य है अपने बारे में सोचता है, अपने राज्य के बारे में बस सोचता है। तब किसका? तब संसद का मान्य होता है। संसद जो कानून बनाएगी उसको मान्यता दी जाएगी। इस सूची के प्रमुख विषय शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन का आयोजन होता है। तो इस सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, आर्थिक आयोजन, ये सब है। अनुच्छेद 248 है, इस अनुच्छेद में अवशिष्ट विषयों की जानकारी मिलती है, अर्थात वैसे विषय जिसका उल्लेख न संघ सूची में है और न ही राज्य सूची में है, न ही समवर्ती सूची में है, उसे विषय के अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास होता है। तो अपविष्ट विषय होता है कुछ कुछ, जो जिसका जिक्र किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 248 में किया गया है। कुछ ऐसे विषय है जिसकी चर्चा ना ही संघ कर पाती है, ना ही राज्य सूची कर पाती है, ना ही संघ सूची में किया गया है और ना ही समवर्ती सूची में किया गया है। तो वैसे विषयों को क्या कहते हैं? तो अपविष्ट विषय कहते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होता है। अनुच्छेद 249 है, इस सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे देती है। तो आर्टिकल 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा अपना अधिकार किसको दे देती है? तो संसद को दे देती है।
आर्टिकल 253 है, संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती बिना उस राज्य की अनुमति के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है आर्टिकल 253 में, संसद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि करना चाहती है तो वो कर सकती है, या फिर कुछ भी राज्य में लागू कर सकती है, किसी भी राज्य में बिना उस राज्य के अनुमति के, बिना कुछ बताए भी वो चाहे तो लागू कर सकती है संसद। आर्टिकल 262 में है, नदियाँ राज्य सूची का विषय है, अतः 2 राज्यों के जजों का एक समूह बनाया जाता है जिसे न्यायाधिकरण कहा जाता है। तो नदियाँ जो है राज्य सूची का विषय है, नदी पर पूरा अधिकार होता है राज्य का। राज्य चाहे अपना किसी भी तरह का कानून बना सके, जैसे कोसी है बिहार का, कोई भी नदी किसी के भी अंतर्गत है तो वो अपना अधिकार बना सकती है कि हम इसका पानी देंगे दूसरे राज्य को कि नहीं देंगे तो किस क्या शर्त लागू करेंगे। तो ये सब पूरा अधिकार होता है, राज्य सूची में आता है क्योंकि ये राज्यों के अंतर्गत होता है। और इसके लिए 2 जो राज्य होते हैं, अगर कोई नदी 2 राज्यों के बीच है और दोनों के बीच समझौता होता है कि हम इसका उपयोग ऐसे करेंगे, बांध बनाएंगे, हम अपने यहाँ पानी आने देंगे और हम इसके यहाँ पानी जाने देंगे और उसको इस्तेमाल करने देंगे, तो ये सब का जो जितना भी काम होता है, तो ये सब जो रिटायर्ड जज होते हैं समूह बनाया जाता है, रिटायर्ड जज होते हैं उनका समूह बनाया जाता है, उसे न्यायाधिकरण कहते हैं और वही इस पर नियम कानून लगाते हैं और जो भी फैसला होते हैं वही सुनाते हैं। एग्जाम्पल में है, कावेरी जल विवाद हुआ था कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें हुआ था। तो नदियों को संघ सूची में होना चाहिए, इसीलिए नदियों को राज्य सूची में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देश एक भारत देश है, वो संयुक्त रूप से तो एक देश ही है, सारा कानून तो एक इसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए नदी जो है, नदी तो एक राज्य में सिमट करके नहीं रहती है, नदी बहुत सारे राज्यों को प्रवेश करके जाती है। जैसे कि कावेरी जल विवाद है, कावेरी नदी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, महानदी, ये सब जो है उड़ीसा, इस सब क्षेत्र होकर के गुजरती है। तो फिर ये तो दूसरे राज्य में भी गुजरती है, तो सारे राज्य अपना अपना कानून बनाएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर एक राज्य भी प्रदूषित कर दिया तो दूसरे राज्य को हर्जाना भुगतना पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए ये जो भी है जल विवाद, तो इसको नदियों को खास करके संघ सूची में होना चाहिए, ना कि राज्य सूची में, ताकि संघ अच्छे से फैसला ले, पूरे राज्यों के लिए एक जैसा फैसला हो कि हाँ ये नदी है, अब सारे राज्यों का इसका अच्छे से साफ रखने का और जो भी है उपयोग करने का अधिकार दे दे। केंद्र राज्य के संबंध में गठित आयोग, केंद्र के संबंध में गठित आयोग के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इस आयोग का गठन 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। बाद में अध्यक्ष कौन बन गए? तो के हनुमंथैया बने। के हनुमंथैया बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बन गए, लेकिन प्रथम जो सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1969 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसमें निम्न प्रकार की सिफारिशें लिखी गई थी। तो क्या क्या सिफारिशें थी उस समय में? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, राज्यों के केंद्रीय पुलिस बलों की नियुक्ति तब हो जब राज्य ने अनुरोध किया हो। तो राज्यों के केंद्रीय पुलिस बल का नियुक्ति उस समय होना चाहिए जब राज्य अनुरोध करे, राज्य खुद से रिक्वेस्ट करे कि हाँ हमें ज़रूरत है केंद्रीय पुलिस बलों का, तभी हो, ऐसे ही ना हो हमेशा। राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्ति किया जाना चाहिए। तो राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति को भी नियुक्ति कर सकते हैं, ऐसा सिफारिश था। लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए, लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए। नोट में क्या है? इसी आयोग के सिफारिश पर भारतीय संसद में पहली बार लोकपाल बिल 1968 में लाया गया था। प्रथम प्रशासनिक इकाई जो है, इसका जो गठन हुआ था, इसी के सिफारिश के अनुसार, इसी के सिफारिश पर ही पहली बार भारतीय संसद में लोकपाल बिल बनाया गया था, लोकपाल बिल लाया गया था। ये कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। राजमन्नार आयोग, इसके बाद है राजमन्नार आयोग। 1969 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 1971 में प्रस्तुत किया। इस आयोग के किसी भी सिफारिश को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? तो राजमन्नार आयोग जो था वो 1969 ईस्वी में तमिलनाडु में राज्य सरकार के द्वारा
गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बीपी राजमन्नार ने की थी। लेकिन इनका जो भी सिफारिश था वो भारत सरकार द्वारा नहीं स्वीकारा गया था। तो देख लेते हैं क्या क्या इनकी सिफारिशें थी। योजना आयोग को समाप्त कर देना चाहिए। इनकी सिफारिशें क्या थी? योजना आयोग को समाप्त कर देना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर देना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा जो है उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। वित्त आयोग को अस्थायी आयोग बनाना चाहिए। तो वित्त आयोग जो है उसको अस्थायी, जो कि अस्थायी है, उसको चाह रहे थे ये कि अस्थायी आयोग बनाएं। अनुच्छेद 249 को निरस्त कर देना है। आर्टिकल 249 को ये चाहते थे निरस्त कर देना, खत्म कर देना चाहते। तो ये सब जितनी भी सिफारिशें थी इनकी एक भी मान्य नहीं हुई थी। तो आर्टिकल 249 में क्या लिखा गया है कि राज्यसभा को राष्ट्र हित में अपने राज्य के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। तो संसद चाहेगी तो कानून बना सकती है। ये अधिकार मिलता है राज्यसभा को अपने राष्ट्र हित, अपना जो भी राज्यसभा है वो अपने राज्य के राष्ट्र हित के लिए कोई भी कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये जो समिति थी ये भी चाहती थी कि ये आर्टिकल भी ख़त्म हो जाए, मतलब वो कानून बनाने का अधिकार न मिले। तो इसीलिए एक भी शर्त सरकार द्वारा नहीं माना गया था। अब है सरकारिया आयोग। 1983 ईस्वी में राज्यसभा सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ, जिसने अपना रिपोर्ट अंतिम रूप से 1987 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो सरकारिया आयोग के तहत क्या क्या शर्त था, क्या क्या सिफारिशें थी? तो आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहने देना चाहिए। आर्टिकल 263 है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद है, राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं। तो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। साल में इसकी 3 बार बैठक हो जाती है। तो आर्टिकल 263 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 263 में लिखा गया है कि राज्यों का जो विवाद होता है, कोई भी राज्य या तो नदी को लेकर के या किसी भी कुछ भी संयुक्त ऐसा चीज़ है उसको लेकर के विवाद होती है, तो उसका गठन किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, सारे राज्य के जिन जिन राज्यों का जो विवाद होता है उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं और उनके जो कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके सदस्य, वो लोग उसमें बैठते हैं। और अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, क्योंकि वो संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो पूरे देश का वो अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, इसलिए वो सुलझाने के लिए इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन? तो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और साल में इसकी 3 बार बैठक हो जाती है। सरकारिया आयोग के सिफारिश से सर्वप्रथम 1990 में केंद्र राज्य के संबंध को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो सरकारिया आयोग के सिफारिश से ही सबसे पहले 1990 में केंद्र राज्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग को गठन किया गया, जिसने अपना रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। तो राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, जो कि अभी अनिश्चित है। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच बेहतर संबंध होना चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग होते हैं, उनके बीच अच्छा संबंध होना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संसदीय अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अर्थात क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक आयोग है। भारत को मूलतः 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। तो कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि आता है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में क्या क्या आता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि इत्यादि। इसके अलावा भी कुछ है वो भी आते हैं, जिसका मुख्यालय क्या है? तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। दूसरा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है उसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा इत्यादि राज्य आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। पांचवा है मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और इसके अंतर्गत झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये सब क्षेत्र आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर का गठन 1972 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिलोंग में है। इस के क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय अधिनियम के अंतर्गत? कौन कौन से है? तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है और मिजोरम है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय शिलोंग में है। अब संविधान का भाग 11 समाप्त हो गया, भाग 12 देखते हैं। तो भाग 12 है में क्या क्या है? आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 तक दिया गया है। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा, टैक्स इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 265 है, इसमें बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। तो जो भी विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ये आर्टिकल 265 में बोला गया है। आर्टिकल 266 में क्या है? भारत की संचित निधि सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो भी संचित निधि है वो किसके पास जमा है? तो आरबीआई के पास जमा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन ये आर्टिकल 266 में इसके बारे में लिखा गया है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित करना होता है। तो अगर संचित निधि से धन निकालते हैं तो संसद को क्या करना पड़ता है? तो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, पारित कराना पड़ता है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से ही दिया जाता है। तो केंद्र सरकार का जितना भी कर्मचारी है, जितना भी अधिकारी है, सबका जो वेतन मिलता है, सबका सैलरी जो मिलता है और जो भी भत्ता, वो सब जितने भी खर्च होते हैं ये सब किससे दिया जाता है? तो ये सब संचित निधि से ही दिया जाता है। महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। एक महान्यायवादी है जो जिनको ही बस वेतन नहीं दिया जाता है संचित निधि से। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनको संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है तो उसमें ये सही होगा, महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। अब आर्टिकल 267 देखते हैं, इसमें क्या है? आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा की गई है। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए उसके लिए हमेशा एक आकस्मिक निधि होती है। जैसे कि ये संचित निधि है वैसे ही आकस्मिक निधि होती है, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो उसमें से पैसे का उपयोग कर लिया जाए। तो यही इसी की चर्चा 267 में किया गया है। उसी के तहत आकस्मिक निधि बनाया जाता है। आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। तो आकस्मिक निधि से जो धन होते हैं वो हमेशा कौन निकाल सकते हैं? बस राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं। उनको कोई भी राज्य या फिर कोई भी राज्य कहती है कि हमें हमारे यहाँ ये बाढ़ के कारण ऐसा क्षति हो गया है जो आकस्मिक एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमें पैसे की दिक्कत है, हमें यहाँ हमारे राज्य के लोगों को ये सब देना पड़ेगा, ये सब प्रदान करना पड़ेगा। तो उसके लिए राष्ट्रपति को जाकर के कहते हैं यहाँ के संसद, तो फिर राष्ट्रपति धन निकाल करके देते हैं। आकस्मिक निधि में हमेशा 500 करोड़ रुपया रहना चाहिए। तो कम से कम आकस्मिक निधि में कितना रहना चाहिए? 500 करोड़ रुपया रहना चाहिए। अनुच्छेद 275 विशेष राज्य विशेष अनुदान। जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा और भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% लौटा दिया जाता है। तो विशेष राज्य होते हैं, विशेष अनुदान ये किनको बनाया जाता है? तो वैसे राज्य जहाँ पे प्राकृतिक आपदा हमेशा आती है। जैसे कि क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बार बार भूस्खलन कुछ होते रहता है, पहाड़ गिर जाना ये सब होते रहता है। तो भौगोलिक विषमता होती है, प्राकृतिक आपदा आती रहती है, इसलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और बहुत सारे जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कैसे जगह पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप है, तो उस सबको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और इसमें लगभग 80% लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग।
यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है। वित्त आयोग जो है ये केंद्र में कितना होना चाहिए और राज्य में कितना होना चाहिए टैक्स, उसका बंटवारा करती है। इसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष एससी के जज के बराबर योग्यता रखता है। तो एससी का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के बराबर योग्यता रखते हैं। और ये इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है केंद्र और राज्य में टैक्स का बंटवारा करना। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो अध्यक्ष जो होता है ये अर्थशास्त्र का अच्छा जानकारी रखता है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, फिक्स होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? एनके सिंह हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नोट में है वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का 41% लौटा दिया जाता है। तो वर्तमान में राज्यों का जो उनका टैक्स होता है उसका 41% रिटर्न कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 292 में क्या है? केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। सरकार बदलने पर यह ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार बदल जाएगा, बोलेंगे हम नहीं चुकाएंगे, पहले वाला जो था वो चुकाएगा, वो जानता है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो केंद्र सरकार विदेशी ऋण मतलब विदेशों से ऋण ले सकता है। और विदेश से जो भी ऋण मिलता है ना सरकार को, कोई भी देश को, तो वो बहुत ही कम परसेंट पे मिलता है। इतना 0.5%, 1%, 0.05% इतने पर ऋण दिया जाता है दूसरे देश के द्वारा। किसी भी देश को, हमारे देश को भी, भारत देश को भी दिया जाता है। तो केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है। अगर भारत का सरकार बदला तो ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न नहीं करेगा, तो भी चुकाएगा। कुछ सख्त कानून होते हैं। अब इतने कम परसेंट पे अगर ऋण देती है, दूसरे देश भरोसा करके देती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऐसे ही कोई छोड़ देगा, नहीं रिटर्न करेगा तो भी चलेगा। तो कुछ सख्त कानून भी रहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सारे देश फिर रिटर्न कर देते हैं अपना काम करने के लिए, और उससे सभी देशों का विकास भी होता है। आर्टिकल 293 है, राज्य सरकार भी विदेश ऋण ले सकती है किंतु उसे केंद्र से अनुमति लेनी होगी। तो केंद्र सरकार तो लेती ही है, केंद्र सरकार तो लेती ही है विदेश से ऋण, लेकिन राज्य सरकार भी ले सकती है। लेकिन इसका पता होना चाहिए केंद्र को। ऐसा नहीं कि अपने से जा करके ले लिया ऋण और हो गया, नहीं, केंद्र सरकार से अनुमति ले करके ही वो ऋण लेगी विदेश से। अनुच्छेद 297 है, इसमें भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि सोना, पेट्रोलियम इत्यादि पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 297 में क्या है कि भारत का किसी भी क्षेत्र, कोई भी राज्य का क्षेत्र रहेगा, वहाँ से कोई भी कॉस्टली चीज़ें होती है, जैसे कि झारखंड से कोयला, सोना निकल गया, पेट्रोलियम निकल गया, या फिर उत्तर प्रदेश से कुछ भी निकल गया, महाराष्ट्र से कुछ निकल गया, तो वो राज्य सरकार का नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा केंद्र सरकार का। किंतु अगर गैर कानूनी चीज़ मिलेगा ना, जो कॉस्टली नहीं है, मतलब गैर कानूनी चीज़ जो रखना अलाउ नहीं है, तो वो हो जाएगा उस व्यक्ति का जिसका वो संपत्ति है। लेकिन अगर अच्छा चीज़ निकलेगा तो किसका होगा? वो सरकार का हो जाएगा, वो भी केंद्र सरकार का हो जाएगा। ऐसा नियम बनाया गया। तो किंतु भूमि से गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का हो जाएगा। जो भी अगर दारू मिला, शराब मिला बिहार में, तो वो किसका हो जाएगा? जो आदमी रखा है, जिसका वो ज़मीन है, उसका हो जाएगा। अगर उसके ज़मीन, उसके खेत, उसका खेत है, खेत में से निकला तो उसका होगा। लेकिन वही उसके खेत में से सोना निकला तो वो उसका नहीं संपत्ति है, वो किसका हो जाएगा? वो केंद्र सरकार का होगा। जैसे कि हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा, ये सब किसका हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा उस इंसान का जिसका ये ज़मीन है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। रिमार्क में क्या है? वित्त आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो करते तो है राष्ट्रपति। नियुक्ति करने का अधिकार तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सलाह किनके सलाह पे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर वो कोई भी कार्य करते हैं। तो इनका भी जो नियुक्ति का जो कार्य होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति का कार्य, ये भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। आर्टिकल 300 है, इसमें वाद और कार्यवाहियाँ के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 300 का क है, इसमें संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 300 का क है। इसमें क्या है? जो अभी कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है,
कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती। तो कानूनी अधिकार जो भी हो गया है, कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार तो कुछ भी छीन सकती है। सरकार कभी भी तो सरकार के अंडर में ही सब कुछ रहता है, सरकार जो चाहे वही होता है। तो इसमें यही लिखा गया 300 के क में, जो भी कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है, जो कानूनी पहले नहीं था, पहले ये ज़मीन अपना था लेकिन सरकार हड़प लिया, सरकार ले लिया, तो अब उसको जनता तो नहीं छीन सकते, रिटर्न नहीं ले सकते, लेकिन सरकार चाहे तो ज़रूर ले सकती, यही इसमें दिया गया है। तो अब हम लोग भाग 12 भी समाप्त कर लिए। तो आज हम लोग भाग 11 और 12 के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग भाग 13 और 14 के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।